हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। वैसे तो मैं ये चैप्टर आपको वीडियोस के द्वारा करवा चुके हूँ, बट कुछ फैक्ट रह गए थे, लाइन टू लाइन हम स्टडी नहीं कर पाए थे। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की थी, तो आज हम इसमें लाइन टू लाइन स्टडीज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। बिल्कुल कार्टून से ग्रोसरी वर्ड से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसको। तो आप शुरू करते हैं पावर शेयरिंग। सबसे पहले तो हम पावर क्या होती है देखो। पावर होती है वो जिसके पीछे कानूनी शक्ति हो। दो तरह की पावर होती है, एक जिसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती, वो वैसे ही इकोनॉमिक पावर हो गई, कोई धनी व्यक्ति का दबदबा हो गया, लठों की जैसे लठैत पावर होती थी कभी किसी ज़माने में, असभ्य जंगली जीवन था तब। लेकिन अब जो पावर का मतलब सिविलाइज सोसाइटी में पावर का मतलब होता है वो शक्ति हैं जो हमें संविधान देता है। वैसे से तो इसे अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद शेयरिंग का मतलब होता है बंटवारा। किसी समाज में पावर किसके पास हो, ये कैसे तय हो कि ये किसके पास हो, कैसे बटी होनी चाहिए। क्या आपके पास पावर है? आम लोगों के पास पावर है? तो आप पहले ही उसमें कहेंगे कि नहीं, आम लोगों के पास कोई पावर नहीं है, सभी पावर पॉलिटिकल पार्टियों, पॉलिटिकल जो राजनेता हैं उनके पास है। लेकिन आपके पास भी पावर है, आप पार्टियां बना सकते हो, आपके पास वोट की पावर, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। आप इलेक्शन में चुनाव में किसी विशेष पार्टी को हराकर जो पावरफुल है उसको किसी दूसरी पार्टी को पावर दे सकते हो। तो पावर में पार्टिसिपेशन तो आपका है ना। और इसी तरह हर देश जैसे किसी न किसी वर्ग में बटा हुआ होता है, हर समाजों में किसी न किसी तरह के वर्ग पाए जाते हैं, समाजों में वर्ग पाए जाते हैं, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। भारत जैसे देशों में तो और भी बहुत जैसे ग्रुप हैं, धर्म जातियों में भी सब ग्रुप हैं। तो इस तरह से इन सभी ग्रुप्स का, जातियों का, धर्मों का पार्टिसिपेशन कैसे हो पावर में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है किसी भी देश में, उसमें जो लोग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो आपके देश में बहुत सारी एक ग्रुप है जो डोमिनेट करता है। मान लो भाषा के मामले में भारत में 40% के करीब लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ओके। 80% लोग जो है हिंदू हैं, ठीक है। या मान लो किसी एक विशेष जाति के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, 40% है, या डोमिनेटेड है, रिच है किसी वजह से। तो क्या ये हिंदी भाषी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर का प्रयोग करेंगे? क्या इनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा? क्या इन्हीं की भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी? क्या इनकी भाषा बोलनी कंपलसरी होगी? या जो ऑफिशियल काम होंगे क्या इसी भाषा में होंगे? या हिंदू अगर ज़्यादा है हमारे देश में, तो क्या हिंदुओं के ही त्यौहार मनाए जाएंगे? क्या हिंदुओं को ही पब्लिकली त्यौहार मनाने की आज़ादी होगी, किसी दूसरे को नहीं? जैसे सिख यहाँ 2% है, बौद्ध है, जैन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं। यहूदी तो 10,000 जनसंख्या है यहूदियों की। तो क्या इन यहूदियों के वोट की वैल्यू या इनके धर्म या कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है? इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी देश में जब संविधान बने तो हर तबके, हर वर्ग की भागीदारी, उसकी शेयरिंग सुनिश्चित की जाए। कि सरकार में उसकी भागीदारी हो सकती है, कानून बनाने में उसकी भागीदारी हो सकती है, मतलब उसे आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भाषा, धर्म, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको इक्वल
अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, यू शेयर द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो अब हम दो स्टोरीज के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टोरी है हमारा जो पड़ोसी देश है, आपको पता ही है साउथ में, ये श्रीलंका। और एक छोटा सा देश है, ये एशिया में है, भारत के ऐसे जुड़ा हुआ है। और एक देश है बेल्जियम, ये यूरोप में है बेल्जियम। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में ये हिस्सा जो है ये सिंहली नस्ल के लोग हैं, यहाँ सिंहली मूल के लोग हैं। यहाँ तमिल हैं जो भारत से, यहाँ तमिलनाडु है भारत में, जो भारत से गए हुए हैं सदियों से, अंग्रेजों के टाइम बगानों में, या सदियों से माइग्रेशन चलती रहती है। राजा राम प्रथम के समय से चोल वंश का जो साम्राज्य हुआ करता था उसमें। इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग हैं, ये लोग हिंदू और क्रिश्चियन, मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। तो एक एक्ट बनाया गया, आपको पता है 1948 में जो श्रीलंका है वो आज़ाद हुआ। 1956 में एक एक्ट आया, जिस एक्ट के तहत सिंहली मूल के जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं धर्म में, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। उनकी लैंग्वेज जो थी वो सिंहली थी, सिंहली भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। और सिंहली भाषा के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया। सिंहली भाषा को सारे देश की भाषा बना दिया गया कि सिंहली भाषा ही बोली जाएगी। तो इस तरह से जो तमिल थे उनको लगा कि उनकी आइडेंटिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने एक अलग से जो राज्य है इस तरफ थे, ये भारत की तरफ, ये हिस्सा में उन्होंने मांग की कि एक तमिल राज्य की स्थापना हो जिसमें हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। और इसको लेकर के दोनों जो कम्युनिटीज थी उसमें पावर शेयरिंग के लिए क्लैश पैदा हो गया, क्लैशेस शुरू हो गए। और इस क्लैश ने किसका रूप ले लिया, सिविल्स वार का, नागरिक युद्ध। देखो, दूसरों से लड़ते हुए तो सारी भावनाएं हमारी एक हो जाती हैं। मान लो अभी हमारे चीन बॉर्डर पे कुछ क्राइसिस चल रहे थे तो सारे देश में एक देशभक्ति की लहर फैल गई थी। लेकिन जब सिविल वार होता है, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसको जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे होते हैं। एक गुट, एक वर्ग दूसरे वर्ग से वार में उलझा हुआ होता है, उसे सिविल वार कहते हैं। और श्रीलंका में ये लड़ाई बहुत लंबी चली। 2008 में तमिलों का पूरी तरह से विनाश हुआ। तमिल टाइगर्स, इनकी एक लीटे नाम की संस्था थी, उसका जो हेड था प्रभाकरन, वो मारा गया, और तब ये समस्या मिटी। उसके बाद एक छोटा सा देश था बेल्जियम। बेल्जियम की कहानी भी इसी तरह थी कि ये भी मल्टी लैंग्वेज था, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच लोग भाषा बोलने वाले लोग इसमें रहते थे। बट श्रीलंका जैसी स्थिति इन्होंने नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पावर का शेयर बहुत अच्छे ढंग से किया। इन्होंने किसी एक वर्ग का डोमिनेशन नहीं होने दिया, और इस डोमिनेशन को ख़त्म करते हुए सभी जो भाषा के ग्रुप थे उनको इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल शेयरिंग दी गई। और उन्होंने एक नई तरह की गवर्नमेंट ईजाद की जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी है। बेल्जियम को पढ़ते हम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप में छोटा सा देश है। इसका एरिया हरियाणा जितना है। इट्स बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लैक्जमबर्ग, और इसका बॉर्डर शेयर करता है ये फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्जमबर्ग से। इट हैड ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, एंड हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की भी आधी है मतलब। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ ए स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स। लेकिन इस छोटे से कंट्री की जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो भाषा या नस्ल को लेकर अपने आप को एक समझे और दूसरों को एक्सट्रीमली वो अलग समझे।
तो लेकिन इस तरह से इनकी एथनिक कंपोजिशन, ये शब्द आएगा आपका ग्रोसरी वर्ड में कि एथनिक किसे कहते हैं। तो एथनिक का मतलब होता है एक ऐसी जाति या वर्ग जो अपने आप को दूसरों से अलग समझता है और अपने लोगों के प्रति इसकी भावनाएं बहुत उच्च होती हैं। इसकी कम्प्लेक्स थी, कैसे कम्प्लेक्स थी, एक जैसे लोग इसमें नहीं थे। एक 1 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। दो राज्य थे इसमें, एक फ्लेमिश रीजन था और दूसरा था वोलेनिया रीजन, मैंने क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं तो वहाँ 2 राज्य थे, एक फ्लेमिश एक वोलेनिया। फ्लेमिश राज्य में 59% जो लोग थे रहते थे वो डच बोलते थे और बाकी 40% लोग, अनदर 40% पीपल लिव इन वलेनिया। और वलेनिया में मतलब टोटल पॉपुलेशन का 59% कहाँ रहता था, फ्लेमिश रीजन में, डच बोलता था। और जो 40% लोग थे वो वलेनिया क्षेत्र में रहते थे और वो फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, 1% लोग क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। लेकिन ये तो पूरे देश का था कि मान लो ये ये उस देश का नक्शा है और इस देश में 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिन नेशन में, फ्लेमिश में रहे रीजन में, और जो डच बोले, और इस तरह 40% जो लोग हैं वो वलेनिया में रहे और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग क्या बोलते हैं, बेल्जियम में। दूसरी बात ये है कि कैपिटल, जो इसकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स, इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स, उसमें स्थिति अलग थी। उसमें क्या था, 80% लोग तो जो फ्रेंच बोलते थे, मतलब 40% अगर किसी क्षेत्र में बोलते तो ये 80% हो गए, और 20% डच बोलते थे, मतलब यहाँ डच बोलने वालों की संख्या कम थी। The minority French-speaking community was relatively rich and education much later. और जो फ्रेंच लोग थे, the minority French-speaking community in relatively rich, जो फ्रेंच लोग थे वो रिच भी थे तो वो कम संख्या में, और एजुकेशन भी उन्होंने ज़्यादा प्राप्त की थी। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 50 एंड 60s। और इस चीज़ से दोनों वर्गों में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल में क्या हुआ, क्लैश पैदा हो गया। और ये बात कब की है, 50-60s की। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी were more acute to Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country. Dutch-speaking people वैसे तो सारे देश में ज़्यादा थे, 59% थे, लेकिन वो उसमें राजधानी में सिर्फ 20% थे। समझ में आया कि कुछ बात, कि सारे देश में तो चाहे वो 59% थे, लेकिन ब्रुसेल्स में उनकी संख्या 20% थी। लेट अस कंपेयर, और यहाँ वो रिच भी नहीं थे, फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड, और इसी तरह एक दूसरा देश जो भारत का पड़ोसी देश है उसमें थी। लेट अस कंपेयर दिस इज टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। श्रीलंका इज ए आइलैंड नेशन नाउ है। आइलैंड मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है, और भारत से कुछ, भारत का जो सदर्न कोस्ट है ये, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है। इट, और तमिलनाडु है। इट हैज़ 2 करोड़ पॉपुलेशन, और इसकी पॉपुलेशन भी 2 करोड़ के समान है, 2 करोड़ है मतलब। अबाउट द सेम इन द हरियाणा, हरियाणा के बराबर ये। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पीपल। द मेजर सोशल ग्रुप, ये आपको मैप दिख गया होगा, 2 रीजन हैं इसके बेल्जियम के। एक है ये, ठीक है, ये ब्रुसेल्स का इलाका है, कैपिटल है ये, और फ्लेमिश रीजन ये है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इलाका है वो जर्मन पीपल्स का है। मतलब मैप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने फैक्ट याद रखने, क्योंकि फैक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
ये हम श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ क्या सिचुएशन थी। पॉपुलेशन है, द मेजर ग्रुप जो श्रीलंका में है वो सिंहली लोग हैं। सिंहली 74% है, और जो तमिल हैं वो 18% है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल में भी 2 तरह के लोग हैं, एक तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, उसी देश के तमिल हैं, और जो भारत से गए हुए तमिल हैं, 2 तरह के हैं, और इनमें भी अलग अलग से हैं। मुस्लिम्स हैं, और कुछ एक इनके अलावा वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं। ठीक है, एथनिक का मीनिंग देख लेते हैं हम। एथनिक का मैंने बताया था, ए सोशल, नरजातीय बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, नरजातीय, नृजातीय। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एक ऐसा सामाजिक विभाजन जो कल्चर के आधार पर होता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, जो लोग सेम एथनिक ग्रुप्स के होते हैं वो बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप्स, वो अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ ज़्यादा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें लगता है कि हमारा फिजिक इनके बराबर है, हमारा कल्चर इनके समान है, अब वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन, और ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सेम रिलीजन के हो, बस उनका जो शारीरिक फिजिक होता है ना, फिजिक शारीरिक बनावट, और ये कल्चर रहने का ढंग वो एक जैसा होता है। ठीक है, अब श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में हम देख रहे थे 74% कौन है, सिंहली है भाई, जो बौद्धिस्ट धर्म के हैं। 13% लोग जो तमिल हैं। कुछ लोग इनमें से श्रीलंका तमिल हैं, मतलब वहीं के पैदा होने वाले हैं, और कुछ जो गए थे वो भारत से गए थे। द रेस्ट हुज फोर फादर कम फ्रॉम इंडिया, और जिसके पूर्वज भारत से आए थे। कब आए थे? जब दोनों देश कॉलोनियल थे, मतलब कॉलोनियल रूल के अंडर थे, ब्रिटेन के अंडर थे, और चाय के बड़े बड़े बागान लगे हुए थे इंडिया में, तमिल इसमें श्रीलंका में, और वहाँ से तमिल इंडियन यहाँ श्रीलंका में काम करने के लिए आए थे। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिंहला जो भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट भी भारत का ही ओरिजिन धर्म है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू, जो मोस्ट तमिल हैं वो हिंदू हैं और मुस्लिम दोनों तरह के हैं। 7% लोग वहाँ के क्रिश्चियन हैं। देखो 7, 18 और फिर 74% तो ये सिंहली हो गए। ठीक है, 18% ये हो गए और 7% ये हो गए। वो बाकी जो हैं कितना हो गया, ये 19% के करीब ये। ठीक है, तो ये मुस्लिम्स हैं, सॉरी तमिल हैं। तो बात क्या हुई, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन फ्रॉम बोथ तमिल एंड सिंहली। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दैट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा। इन बेल्जियम में जो सरकार थी वो बड़ी ठीक थी। ठीक है, उन्होंने इसको क्लैश नहीं होने दिया इन चीज़ों को। तो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूमेरिक मेजोरिटी। डच कम्युनिटी 50% थी, तो नंबर के हिसाब से ये ज़्यादा क्या थी, पावरफुल थी। फोर्स ऑफ इट्स विल ऑन द फ्रांस एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो फ्रेंच थे, फ्रेंच जर्मन पॉपुलेशन, वो उनको वो डोमिनेट कर सकती थी कि फ्रेंच कम है और जर्मन भी कम है तो हम डोमिनेट करेंगे। दिस वुड पास द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, और इससे दोनों सिविल जो कम्युनिटीज थे उनमें क्या हो सकता था, क्लैश पैदा हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता था। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और इससे देश का विभाजन भी हो सकता था। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और हो सकता है कि दोनों ही जो वलेनिया और फ्लेमिश की जो पब्लिक थी वो ब्रुसेल्स पर कब्जे जमाने के लिए दोनों में क्लैश हो जाता, कंट्रोल करने की कोशिश करती। इन श्रीलंका में द सिंहला कम्युनिटीज इंजॉय
एन इवन बिगर मेजोरिटी। सिंहली कम्युनिटी, श्रीलंका में सिंहली कम्युनिटी ज़्यादा थी, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और वो भी अपनी जो इच्छा थी वो सारे देश पर लागू कर सकती थी। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्री। अब देखते हैं कि इनके दोनों देशों में क्या हुआ। बात समझ में आ गई? दोबारा से फिर देख लो। इसमें क्या है, सिर्फ ये है कि मेजोरिटी के रूप में कौन है, और मेजोरिटी वाला हमेशा डोमिनेशन स्थापित करने की कोशिश करता है। अगर बड़े बूढ़ों की आवाज़ सुनी तो आपने देखा होगा कि कई बार कहते हैं जिसके घर में बेटे ज़्यादा होते हैं तो वो लड़ाई में काम आते हैं, उनका दबदबा ज़्यादा होता है। अब वो बेटे वाली थ्योरी ख़त्म हो गई क्योंकि हथियार बहुत तेज हो गए। अब कहेंगे कि फलानी जाति का अगर गांव में दबदबा है तो वो जाति दूसरी जातियों पर डोमिनेशन स्थापित कर सकती है। जिस इलाके में जो ज़्यादा भाषा बोलने वाला लोग है उसकी मेजोरिटी, उसका डोमिनेशन स्थापित हो जाता है। यह आम सी नेचुरल सी बात होती है। आम जो लोग हैं जो इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठे, जो अभी तक वहीं इसी धर्म जाति के खूंटे से बंधे हुए जुगाली कर रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वो डोमिनेशन स्थापित करते हैं क्योंकि ये डोमिनेशन उनको फ़ायदेमंद लगता है। दूसरों को दबाना, अपने सारे रिसोर्सेज अपने हक में ले जाना, पद और पोस्ट स्वयं प्राप्त कर लेना, ये उनको एक वर्ग के लिए बेनिफिशियल होता है। और जब बेनिफिशियल होता है तो वो दूसरों के अधिकारों को मतलब हनन करते हुए देर नहीं लगाता। लेकिन ये सरकारों पर डिपेंड करता है कि सरकारें इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है। श्रीलंका की सरकार इसको संभाल नहीं पाई और देश को सिविल वार के आग में झोंक दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लड़ाई से किसी के मतलब जीत नहीं होती, पेशेंस और शांति से ही अगर मामले सुलझाए जाएं। अगर आपका देश बहुत डाइवर्स है, बहुत धर्मों जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, तो कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसे मामले शांतिपूर्वक बैठकर समझाए जाने चाहिए। और जो मेजोरिटी है, बहुत जो लोग होते हैं हम जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि माइनॉरिटी के भी कुछ हक हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्या माने जिसकी संख्या ज़्यादा है, और ये श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका एंगेज्ड इन इंडिपेंडेंट कंट्री अम्ब्रेज्ड इन 1948 में ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री बना। द लीडर ऑफ द सिंहला कम्युनिटी शो टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्चू। और सिंहला गवर्नमेंट इसलिए डोमिनेट कर गई वहाँ क्योंकि उसकी मेजोरिटी थी, तो इसलिए सारे ही जो जितने भी पोस्ट थे, पद थे, सरकारी अफसर थे, कर्मचारी थे, वो सारे सिंहला के थे, सिंहला मेजोरिटी के थे। As a result, the government policies denied them the equal political rights, discriminate against them in getting job and other opportunity, and ignored their interest. और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जितने भी वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब थी या कानून थे, वो सारे किसके हक में बनाए गए? सिंहलियों के हक में बनाए गए। एज ए रिज़ल्ट ऐसी गवर्नमेंट बनी जहाँ पर किसकी मेजोरिटी थी? सिंहली कम्युनिटी की। उन्होंने 56 में इस एक्ट का मैं जिक्र कर चुकी हूँ। 1956 में एक एक्ट पास किया, रिकॉग्नाइज सिंहला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उसने कहा कि सिंहला ही इंडिया में नहीं, श्रीलंका में एक अकेली राजभाषा क्या होगी जिसमें ऑफिशियल काम होंगे, वो है सिंहला भाषा। और इन्होंने तमिल को डिसरिगार्डिंग कर दिया कि तमिल में कोई काम नहीं होगा। जो भाषा तमिल पढ़े हुए थे लोग, उनके लिए तो मुश्किल हो जाती है ना ऐसे में। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट। और गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी बना रही थी जो सिंहला लोगों के लिए सही था। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे
उन बच्चों के को ज़्यादा जॉब थी। जो तमिल पढ़े हुए थे उनको कुछ नहीं था। जैसे अगर आप पंजाब के फॉर्म भरोगे ना तो पंजाबी उनके लिए ज़रूरी मानी जाती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि सिंहली भाषा में अगर आपने 10th या 12th पास की तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तमिल कोई पढ़ रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिमुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट फोस्टर बुद्धिज़्म। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ऐड करवाया कि सरकार जो है बुद्धिस्ट धर्म को ज़्यादा प्रमोट करेगी, उनको फैलाएगी। और जो हिंदू थे, या वैसे तो हिंदू धर्म से ही निकला बुद्धिस्ट मुस्लिम है, उस धर्म को वो ज़्यादा महत्व नहीं देगी। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर एंड अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। सारी गवर्नमेंट यही काम कर रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो तमिल लोग थे उनकी भावनाओं को हर्ट हुआ और वह अपने आप को अपने ही देश में अलग महसूस करने लगे कि हमारे तो कोई पूछताछ ही नहीं है इस देश में। They felt that the none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leaders was government policies कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी आए उनकी जो पॉलिसीज बनाती हैं वो ना तो पॉलिटिकल राइट है उनको, ना ही और किसी तरह के और जॉब वगैरह में उनको अपॉर्चुनिटीज़ है। और इस तरह से जो दोनों वो थी, दोनों कम्युनिटीज़ वो क्लैश के कारण बन गई। मेजोरिटेरिज्म का मैंने बता दिया है कि जब किसी भी देश में एक ही समूह के लोग ज़्यादा होते हैं, एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं, वो दूसरों के अधिकारों को डिसरिगार्ड करना शुरू कर देते हैं और अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उसे मेजोरिटेरिज्म कहते हैं। तो श्रीलंका में ऐसा हुआ और श्रीलंका में दोनों कम्युनिटी में मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया। श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। देखो, इसको आप भारत से भी जोड़ सकते हैं। 1965 में भारत की सरकार ने भी सोचा था कि इंग्लिश को ख़त्म करके हिंदी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि नेशनल लीडर्स की ये डिमांड थी कि भारत की भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है उससे देश एक बनेगा, एकता आएगी, एक भाषा होगी देश की। तो जैसे ही हम 1965 में ये ख़त्म करने लगे तो ये जो तमिल था, आपका आंध्रा था, इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि नॉर्थ वाले हम पर अपनी हिंदी भाषा थोप रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और इतने तक आया कि उन्होंने धमकी दे डाली थी कि भारत से हम अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह वहाँ भी स्ट्रगल हुए कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। और भारत का मैं दृष्टिकोण साफ कर दूं, भारत ने फिर त्रिभाषीय फार्मूला अपनाया, ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला। उसके तहत एक तो मदर टंग, एक हिंदी और एक इंग्लिश, इनमें से आप कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।